तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। आज आम बजट सामने आने वाला है और 11 बजे केंद्रीय वित्त मंत्री की तरफ से इसे पेश किया जाएगा। बता दें कि चुनावी माहौल है देश में और इस बीच आज सुबह 11 बजे लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण साल 2022 और 23 का आम बजट पेश करेंगी। कोरोना महामारी संकट के बीच में पेश किए जाने वाले बजट में सरकार की मुख्य प्राथमिकताएं क्या होंगी और नौकरी पेशा और आम लोगों के लिए इसमें क्या कुछ खास होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। इस बजट में मध्यम वर्ग को भी राहत की उम्मीद है। इनकम टैक्स की सीमा में छूट की भी उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा यहां पर हर वर्ग जो है इस वक्त उम्मीद की निगाहों से बजट को देख रहा है कि आखिर इसमें उनके लिए क्या कुछ खास होने वाला है, क्योंकि कोरोना काल के बीच में ये बजट वित्त मंत्री आज लेकर आने वाली हैं। तो ऐसे में यहां पर आम जनता से लेकर बड़े बिजनेसमैन तक को इससे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। वहीं गृहिणियां महंगाई से राहत की उम्मीद लिए बैठी हैं। नौकरी पेशा वाले टैक्स में छूट की यहां पर उम्मीद जगाए बैठे हैं। तो कितना ये बजट आम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा, ये देखने वाली बात होगी। 11 बजे बजट पेश होगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हमने जिस तरीके से खबर फास्ट पर लोगों की उम्मीदें भी दिखाई थी, तो यहाँ पर लोग जो हैं बहुत सारी आस इस बजट से लगाए बैठे हैं। चलिए इस बीच एक अहम जानकारी आपको यहाँ पर दे देते हैं। इस वक्त बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि संसद भवन पहुंची है निर्मला सीतारमण। बड़ी अपडेट आपको दे दें, निर्मला सीतारमण संसद भवन पहुंची है। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद संसद भवन पहुंची है निर्मला सीतारमण और थोड़ी देर में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होगी। बता दें कि 11 बजे लोकसभा में बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। चौथा बजट उनकी तरफ से इस बार जो है पेश किया जाएगा। और बता दें कि पिछले साल की तरह इस साल भी बजट पेपर लेस होने वाला है। तो बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है कि संसद भवन पहुंची है निर्मला सीतारमण। सबसे पहले उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात की और उसके बाद वो संसद भवन पहुंची हैं। अब से थोड़ी देर में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होगी और उसके बाद 11 बजे लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। पिछली बार की तरह इस बार भी बजट जो है पेपर लेस रहने वाला है। हालांकि इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पर अलग अलग सेक्टर्स के लिए अलग अलग पैकेज का ऐलान किया जाए। तो यहाँ पर सरकार की प्राथमिकता भी यही है। कोरोना की वजह से सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को किस तरीके से उबारा जाए, इस पर खास फोकस जो है सरकार का रहने वाला है। और सबका साथ सबका विकास और विश्वास के मूल मंत्र के साथ मोदी सरकार चलती है और पहले भी ये कह चुकी है कि अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। बता दें कि किसान, टैक्स पेयर, बिजनेसमैन, महिला, ये सभी वित्त मंत्री के बजट भाषण का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले कल जो इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया है वित्त मंत्री की तरफ से, अब उसके आधार पर यहाँ पर काफी सारी उम्मीदें लोगों में और ज्यादा जगी हैं। और हालांकि इस पर हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे कि किस तरीके से बजट यहाँ पर इस बार का हो सकता है और कितनी संभावनाएं हैं कि इससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। इन तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे। तो अपडेट आपको हम दे रहे हैं। फिलहाल राष्ट्रपति से मुलाकात करने के बाद संसद भवन पहुंची हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। उसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और चलिए एक और बड़ी अपडेट आपको दे देते हैं। पीएम मोदी भी संसद भवन पहुंच गए हैं, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति से मुलाकात करने के बाद संसद भवन पहुंची हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संसद भवन पहुंच गए हैं और अब से थोड़ी देर बाद जो है मंत्रिमंडल की बैठक होगी और उसके बाद बजट पेश किया जाएगा। पिछली बार की तरह इस साल का बजट भी पेपरलेस होगा। कोरोना महामारी के समय में ये दूसरा केंद्रीय बजट है और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का चौथा बजट है। तो उम्मीद की जा रही है कि इस बजट से अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। आपको बता दें कि कल जो इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया, उसमें 2022-23 जीडीपी ग्रोथ जो है वो सुस्त रहने का अनुमान जताया गया है और इसकी दर जो है वो 8 से 8.5% की दर से बढ़ सकती है। इसके अलावा यहाँ पर चालू वित्त वर्ष के लिए 9.2% रहने का अनुमान जताया गया है। पिछले बार की बात की जाए तो पिछले बार यहाँ पर वित्त मंत्री की तरफ से 34,83,236 करोड़ रुपए का बजट जो है वो पेश किया गया था। अब देखना होगा कि इस बार
कितने का बजट पेश किया जाएगा और हर वर्ग के लिए इसमें क्या कुछ खास रहेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। क्या कुछ संभावनाएं रह सकती है, किस तरीके से बजट से उम्मीद की जा सकती है, इसको लेकर हम यहाँ पर प्री बजट चर्चा करने वाले हैं। उसमें हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हम आपको बता दें कि हमारे साथ अर्थशास्त्री RK आर्या जुड़ गए हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ RB उपाध्याय जुड़ गए हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट मोहित जैन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। RK आर्या जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। RB उपाध्याय जी आपका भी बहुत स्वागत है और मोहित जैन भी आपका भी बहुत स्वागत है। RK आर्या जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगे। इस बार का बजट जो है थोड़ी देर बाद वित्त मंत्री की तरफ से पेश किया जाएगा और पिछले बार के बजट की बात की जाए तो 34,83,236 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था। तो इस बार बजट से किस तरीके की संभावनाएं देख रहे हैं और जो कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था डाउन गई है, क्या उम्मीद है कि इस बार सरकार उन तमाम चीजों को देखते हुए अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने के लिए उस हिसाब से बजट लाएगी? मार्च 2022 की जो इकोनॉमी है और 2019-20 की इकोनॉमी वो बराबर हैं इस टाइम पर जी। जो 2 साल वॉश आउट हो गए हैं, मतलब 22 में भी कोई ज्यादा अचीवमेंट नहीं है और 20-21 तो खाली ही था, नेगेटिव ग्रोथ रेट थी, तो लगभग 14% ग्रोथ रेट किल हो गई है। तो हम बेस ईयर से स्टार्ट कर रहे हैं, तब इकोनॉमी का जो साइज था वो लगभग $3 ट्रिलियन के आसपास था। अब जब हम उससे स्टार्ट करते हैं तो इस 2 साल के अंदर जो हुआ वो उसमें सबसे ज्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर हर्ट हुआ और जो मिडिल क्लास लोग थे उनका सैलरी 84% के आसपास उन लोगों का कम हुआ था। अब क्योंकि लास्ट ईयर में रिवेन्यू कलेक्शन ठीक रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ठीक रही है, तो जो तो सैलरीड क्लास है वो पटड़ी पर आ गया होगा, परंतु जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सेमी स्किल्ड वर्कर्स है, अनस्किल्ड वर्कर्स है, लेबर है और एग्रीकल्चरल फार्म वर्कर्स है, उनके लिए काफी कुछ करना होगा। परंतु क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, मिडिल क्लास फैमिली को वो हर्ट करता है, उनके हेल्थ और दूसरे एक्सपेंडिचर जो एजुकेशन के, ट्रांसपोर्ट के इंपॉर्टेंट हैं, उनको ठीक रखने के लिए उनको कहीं ना कहीं कमोडिटीज में राहत चाहिए। सरसों का तेल हो, दालें हो, ये सब चीजों में तो सरकार ने पिछली दौरान में ये इंश्योर किया कि ये जो दालें वगैरह हैं इसका इंपोर्ट करेंगे, परंतु अभी भी एडिबल ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं। तो सरकार के पास अब ऑप्शन क्या है? ये जो बजट का साइज है ये 39.5 लाख करोड़ का होने वाला है, जिसमें 24 लाख करोड़ के आसपास जो है 26 लाख करोड़ वो आपका रिवेन्यू कलेक्शन एस्टिमेटेड है और 13 लाख करोड़ का फिस्कल डेफिसिट है। जो वित्तीय घाटा है, इसके साथ वित्तीय घाटा जो है 90% के आसपास 90% ऑफ द जीडीपी हो जाएगा, जो कि मीडियम टर्म के अंदर इसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना होगा। तो इसलिए सरकार के पास 2025 तक का रोड मैप आज बनाने की जरूरत है, ताकि जो फिस्कल डेफिसिट है वो ग्रेजुअली 90% से नीचे आए और जो पुराना लेवल है 3% वाला वो तो नहीं आ पाएगा, परंतु 24-25 तक 4.5% तक लाने की उम्मीद है, जो कि अभी 6.8% है। तो सरकार के पास जो रिवेन्यू कलेक्शन है वो केवल जीएसटी से आ रही है। जो इनकम टैक्स कलेक्शन है वो ओवर द ईयर 0.1-0.2% से ज्यादा नहीं बढ़ सकती, क्योंकि ज्यादातर लोग इनकम टैक्स फाइल ही नहीं करते, ना उसको एग्जम्पशंस इतनी ज्यादा हैं, तो इनकम टैक्स सरकार को मिलता नहीं है। परंतु कॉर्पोरेट टैक्स में काफी बढ़त आई है, क्योंकि जो बिग टिकट परचेजेस थी वो काफी हुई है इस दौरान में। कोरोना के बाद में काफी लोगों ने परचेजिंग की है, तो रिकॉर्ड जीएसटी हुआ है 1.38 लाख करोड़। सरकार लगभग 7 लाख करोड़ के आसपास कैपिटल एक्सपेंडिचर में आज कमिट करेगी, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी इसलिए है कि जितना भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है या लॉजिस्टिक है और जो लोगों को इनकम के साधन है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से ही होती है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है वो 2.4 है, जबकि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मल्टीप्लायर 0.64 है। तो जो तो लॉस ऑफ जॉब्स है वो अभी जॉब्स लॉसेस है,
वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, ट्रेड में है, टूरिज्म में है, कम्युनिकेशन में है, जो कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स है। अब क्योंकि ओमिक्रॉन के बाद ये जो कोविड है बड़े स्लो मोशन में रहा करेगा, ये अब एक हिस्सा बना हुआ है जैसे दूसरे वायरस बने हुए हैं। जी। तो सरकार क्या कर रही है, सरकार इसके लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हमेशा तदुरुस्त करती रहेगी, दुरुस्त करती रहेगी। और जो एजुकेशन सेक्टर है, क्योंकि उसके अंदर लगभग 3 करोड़ लोग स्कूलों से बाहर चले गए, 3 करोड़ बच्चे, तो इसीलिए सरकार को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल एरिया के अंदर उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट दिखेगी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में, ताकि हर बच्चे के पास लैपटॉप और स्मार्टफोन होना चाहिए। अगर वो स्कूल में पढ़ाई नहीं भी कर सकते तो तब भी वो डिजिटल माध्यम से पढ़ सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर ये क्लास के कुछ लिए सेक्टर्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है और आज उम्मीद भी की जा सकती है कि इन सेक्टर्स पर जो है फोकस रहेगा। कोरोना के बाद तो खासतौर पर हेल्थ सेक्टर पर हमने पिछले बार भी देखा कि काफ़ी फोकस रहा। वहीं हम और भी मेहमानों का रुख करना चाहेंगे, बने रहिए आप हमारे साथ। आर.के. आर्या जी, मोहित जैन जी, आपसे मैं यहाँ पर समझना चाहूँगी कि इकोनॉमिक सर्वे आपने देखा, उसमें सुस्त रहने के आसार जताए गए हैं जीडीपी के, और ऐसे में यहाँ पर चालू वित्त वर्ष के लिए 9.2% दर रहने के अनुमान जताया गया है। तो इन इकोनॉमिक रिपोर्ट देखने के बाद क्या समझ पाए हैं और किस तरीके से अब उसके आधार पर यहाँ पर आज हम बजट की उम्मीद कर सकते हैं? आपको आवाज आ रही है मेरी मैम? जी, मिल रही है, बोलिए। हाँ जी सर। मैडम देखिए, इसमें जो कल वित्त मंत्री जी ने जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे बजट पे अपने संसद के पटल पे पेश किया, उसमें 8.5 और 9.2 में जो आप अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि इसमें क्या कारण रहा कि हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे उसमें सुस्ती के आसार क्यों दिखाए गए। इसका सबसे बड़ा पहला कारण है कि मैडम, हम कोरोना जो हमारे साथ रहा 2020 में भी रहा, 2021 में तो बहुत बड़ी लहर से एक दूसरी लहर जो थी जिसने पूरे हिंदुस्तान की इकोनॉमी को और सबके घरों में मतलब बहुत ज्यादा उसको हिला के रख दिया था। तो वो जो उस दौरान वित्त वर्ष रहा, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये रही, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहा, इंपोर्ट बंद था काफी टाइम से, काफी महीनों से इंपोर्ट बंद रहा। और जब इंपोर्ट बंद रहा तो सरकार का जो कलेक्शन है इंपोर्ट ड्यूटी का, वो भी कहीं ना कहीं कम हुआ। और जब वो जो प्रोडक्ट जिसने ऑर्डर किया था, जिसने मंगाया गया था, वो जब कहीं उसकी बिका ही नहीं, उसकी कमाई नहीं हो पाई, तो कहीं सीधा सीधा ये फर्क हमारी जीडीपी को दिखाने लगा। नंबर दूसरी बात, अगर आप देखें तो अभी आर्य साहब जी ने कहा कि जीएसटी का कलेक्शन बहुत बढ़ा, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं। जो जीएसटी का कलेक्शन बढ़ा उसका कारण था कि सरकार बहुत ज्यादा सख्त हो गई जीएसटी को लेकर। अगर कहीं पर कोई भी अनएडवांटेज प्रैक्टिस भी कर रहा है, गलत प्रैक्टिस भी कर रहा है, तो उसको वहां पर सरकार सीधा टारगेट करके उस कलेक्शन करवा रही है। इनकम टैक्स में जो कमियां रही पिछले बजट में, जब मैं आपके चैनल के थ्रू ही जुड़ा था, तो मैंने बताया था कि इनकम टैक्स कलेक्शन जो सरकार पिछली बार इनकम टैक्स का जो बजट लेकर आई थी, उसमें बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस थे, बहुत सारे प्रॉब्लम थे। जैसे हम जो डेली रूटीन में फेस करते हैं, 5 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, 5 लाख 1,000 रुपए होते ही टैक्स आपका 15,000 हो जाता है। तो अब आप बताइए, 1,000 की इनकम बढ़ी और टैक्स बढ़ गया 15,000, तो कहीं ना कहीं तो डेफिसिट होना ही था, रेवेन्यू डेफिसिट सरकार को इस चक्कर से हुआ। तीसरी बात जो मैं बताना चाहूंगा, आज का बजट और इकोनॉमिक सर्वे को आप देखें तो मुझे लगता है कि जो आज का बजट बनाया गया होगा वो बहुत मोहित जी, यहाँ रोकना चाहूंगी, माफी के साथ आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। एक बड़ी खबर पहले हम दर्शकों को दे दें। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं और इस बैठक के बाद वित्त मंत्री की तरफ से बजट पेश किया जाएगा। बता दें कि इस बैठक में बजट पर मोहर लगेगी, उसके बाद इस बजट को पेश किया जाएगा। तो बता दें कि इस वक्त पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं और इसके अलावा निर्मला सीतारमण भी मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक से जुड़ी बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। बैठक शुरू और बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। बजट पर मोहर लगने के बाद 11 बजे वित्त मंत्री की तरफ से बजट पेश किया जाएगा। तो यहाँ पर मोहित जी, आपका फिर से मैं रुक करना चाहूंगी। मैं चाहूंगी कि आप अपनी बात को पूरा करें। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कल इकोनॉमिक सर्वे में जो माननीय
वित्त मंत्री जी ने जो अपना इकोनॉमिक सर्वे पेश किया उसमें कहीं ऐसा नहीं है कि कोई मायूसी भरा रहा या हमारे लिए नुकसान वाली बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आप देखिए जब इकोनॉमी पूरी कोरोना जैसे महामारी ने इसको पूरा जकड़ लिया, जिसमें शायद बहुत मुश्किलें इस देश के व्यापारियों को, उद्योग जगत को फेस करनी पड़ी, उनको देखनी पड़ी, उसके बावजूद भी हमारी वित्त मंत्री जी ने 8.5% की जीडीपी दी। वो मेरे हिसाब से अन्य देशों के जीडीपी से भी आप देखेंगे तो बहुत अच्छी जीडीपी थी जो कल इकोनॉमिक सर्वे में पेश की गई। और कोरोना के टाइम पर जहां पर व्यापार बिल्कुल ही बंद हो गया था, लोगों के लिए बिजनेस बिल्कुल खत्म हो गया था, व्यापार बिल्कुल नहीं था, उस टाइम पर भी हमारी हिंदुस्तान की इकोनॉमी उन चीजों से मुकाबला करती रही, डटी रही। और फिस्कल डेफिसिट जो आर्य साहब ने कहा वो सही है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है, नो डाउट, मैं मानता हूं इस बात को, पर उसको कम एक दिन में नहीं किया जाता, एक वर्ष में नहीं किया जा सकता, उसको कम करने के लिए टाइम लगेगा। उसको मैं मानता हूं कि ठीक है, धीरे धीरे उसको कम किया जा सकता। अगर ये कोरोना ना आता तो आज हमारा फिस्कल डेफिसिट 2014 से तो काफी कम हो सकता था। पर जो आज का बजट है वो मेरे हिसाब से सभी के लिए आशाजनक बजट होगा। किसी के लिए मुझे नहीं लगता किसी वर्ग को देखते हुए कोई निराशजनक बात आएगी। और इस बजट में जो फोकस किया जाएगा वो सभी सेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि सभी सेक्टर्स मिलकर ही हमारी इकोनॉमी को गियर अप करते हैं, बढ़ाते हैं। बिल्कुल उम्मीद यही है कि सभी सेक्टर्स कि को जो है ध्यान में रखा जाएगा, और जिस तरीके से आपने कहा कि उम्मीदों भरा बजट होगा, हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ जरूर होगा। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर आरबी उपाध्याय भी बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपके पास भी आना चाहूंगी। यहाँ पर जिस तरीके से हमने अपने दो मेहमानों की राय, रिएक्शन सुना है कि किस तरीके का बजट इस बार का हो सकता है, आपका रिएक्शन भी जानना चाहूंगी कि किस तरीके की उम्मीदें इस बार के बजट से लगा सकते हैं। देखिए, उम्मीदें बहुत ज्यादा है। सरकार की आमदनी भी घटी है और आम जनता की आमदनी भी घटी है। बिल्कुल, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, यानी आम आदमी पर बोझ ज्यादा पड़ा है। आम आदमी भी चाहेगा कि उसे राहत मिले, उधर उद्योग भी चाहेंगे कि उन्हें राहत मिले, और इधर 5 राज्यों में चुनाव है। बिल्कुल, तो सरकार कोशिश यही करेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोक लुभावन बजट हो, ज्यादा से ज्यादा घोषणाएं हों और ज्यादा से ज्यादा राहत देना। अलग बात है, दिखाने की कोशिश की है। तो देखिए, देने के लिए जेब में जितने पैसे हैं आप उतना ही बजट को दे सकते हैं, उतनी ही राहत दे सकते हैं। तो जहां आम आदमी की पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है खर्च के लिए, उसकी जेब में पैसा नहीं है, वहीं सरकार की हालत भी कोई बहुत अच्छी नहीं। सरकार के पास भी देखिए, कोरोना काल में सारी इंडस्ट्री और सब टैक्सेस जो एक कलेक्शन होना चाहिए वो नहीं हुआ है। और फिर खर्चे आपने देखा, वैक्सीनेशन का खर्चा, खाद्य सुरक्षा का खर्चा, तो खर्चे तो गवर्नमेंट के भी बढ़े। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि जो आम आदमी है, जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, उसका जीवन स्तर कैसे उठाया जाए, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में। और देखिए, रोजगार के ऊपर विशेष फोकस करना होगा। रोजगार होगा, पैसा उसकी जेब में आएगा, तो वो अपने बच्चों को पढ़ा भी लेगा, दवा भी खरीद लेगा और घर का खर्च भी चला लेगा। तो कम से कम बजट में ज्यादा से ज्यादा रोजगार कैसे पैदा किए जाएं, ये सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती हो। अब बजट में कोई बहुत ज्यादा समय नहीं रहा है। सरकार की इस समय कोशिश यही होगी कि बजाय कोई अतिरिक्त बोझ डाले, कोई नया टैक्स लगाए, ज्यादा से ज्यादा गृहिणियों को भी, जो महंगाई से आहत है, अभी दालों की और खाद्य तेल की बात हो रही थी, पेट्रोल है, डीजल है, भी सभी चीजों पर महंगाई है, और आमदनी घट जाए, ऐसे में आम आदमी का जीना दूभर हो सकता है। तो सरकार की पहली प्राथमिकता समाज का अंतिम व्यक्ति होगा। अभी तक देखिए, जो सरकारें रही हैं, कॉर्पोरेट टैक्स आप घटाते हैं जी। तो आप कोरोना काल में देखिए कि जहां आम आदमी की आमदनी घटी, बेरोजगार हुआ, वहां चंद पूंजीपतियों की पूंजी किस रेशो के साथ बढ़ी है, वो भी आश्चर्यजनक है। और देखिए, समाजवाद का एक जो धारणा थी वो यही थी कि जो बड़े लोग हैं उनकी जेब में ज्यादा पैसा है, उनकी जेब से निकालिए, और जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, उसको राहत देने की कोशिश करिए। बिल्कुल, यहाँ पर जी। आम व्यक्ति को बहुत ज्यादा उम्मीदें होती हैं, लेकिन
कुछ खास ज़्यादा दिखता भी नहीं है बजट में। हम पिछले बजट भी देख लें तो आम लोगों को उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन उनके लिए इतना कुछ खास होता नहीं है। उनको महंगाई से बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये रहता है कि सरकार की तरफ से इस बार कुछ राहत दी जाएगी, क्योंकि इस वक्त आम जनता महंगाई की मार झेल रही है। इसके अलावा और भी तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिनके रेट बढ़ गए हैं। यहाँ पर मोहित जैन जी, आपके पास मैं आना चाहूँगी। जिस तरीके से एक आंकड़ा मैं कुछ दिन पहले पढ़ रही थी कि देश में 3.03 करोड़ युवा जो हैं वो बेरोजगार हैं, और ये लॉकडाउन के दौर से भी ज़्यादा है। तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर हम देख रहे हैं देश में, और कोरोना के बाद ये और ज़्यादा बढ़ी है। तो ऐसे में रोज़गार किस तरीके से उपलब्ध करवाया जा सकता है? किन सेक्टर्स को यहाँ पर रोज़गार देने के लिहाज से देखा जाए तो बूस्ट देने की जरूरत महसूस करते हैं? आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया है, और एक मैं युवा हूं तो मैं इन चीजों को जानता हूं कि बेरोजगारी, अगर कोई युवा जो कमाने लायक है, सब कुछ कर सकता है अपने परिवार के लिए, पर वो परिवार पर ही बोझ बन जाए। परिवार के साथ कहते हैं एक युवा अच्छा लगता है जब सुबह उठ के अपना टिफिन उठा के अपनी नौकरी पे जाता है, अपने काम पे जाता है, पर वो घर पे ही बैठा रहे, तो शायद ये एक परिवार के लिए और उस व्यक्ति के लिए भी बहुत बड़ी नुकसान हमारी इकोनॉमी को, हम और खुद अपने परिवार को देख सकते हैं। इसमें आपने कहा कि युवा के लिए, देखिए अभी हरियाणा सरकार ने एक बहुत बढ़िया पहल करी और बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया कि जो भी कंपनी है उनमें 75% युवा, जो भी व्यक्ति नौकरी लेगा वो हरियाणा का वासी होना चाहिए। मैं ये कहता हूं ये पॉलिसी राष्ट्र लेवल पे, इंडियन लेवल पे आनी चाहिए कि हमारी हिंदुस्तान में जो हमारी गवर्नमेंट है, जो व्यक्ति यहां से पढ़कर बाहर चला जाता है, विदेश चला जाता है, उसको क्यों नहीं रोका जा सकता? उसको रोका जा सकता है। उसके लिए मैं मानता हूं कि आज, अगर मुझे लगता नहीं कि आज बजट में ऐसा कुछ आएगा, बट आना चाहिए, सरकार को पॉलिसी लेनी चाहिए कि जो व्यक्ति यहीं से पढ़ता है और बट बाद में जाकर वो दूसरे देश में कमाता है, दूसरे देश में खर्च करता है, तो अपने ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए सरकार को कुछ ना कुछ पैकेज, कुछ ना कुछ पॉलिसी उठानी चाहिए, कुछ ना कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए, जिससे जो व्यक्ति हिंदुस्तान का हिंदुस्तान में रहे, हिंदुस्तान में कमाए और हिंदुस्तान में ही खर्च करे। दूसरी बात आपने कहा 3.02 युवा जो बेरोजगार बैठा है, उसका कारण आज सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं है, ये पूरे विश्व में बेरोजगारी एकदम से बढ़ी है। कारण ये रहा कि जब लॉकडाउन रहा तो जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क था वो खत्म हो गया, सब कुछ ऑनलाइन हो गया। ऑनलाइन होने के बाद सारी चीजें जो जहां मैन पावर की जरूरत थी वो कम होती चली गई, तो उन्होंने अपनी कंपनी जिसका खुद का प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा, सेल नहीं बढ़ रही, तो उसने खर्च कम करने शुरू करे। और सिर्फ ये एक नहीं है, हिंदुस्तान में जितने भी सेक्टर हैं, जितनी भी कंपनी है, सब में ये किया गया। हर कोई चाहेगा कि मैं अपना नुकसान कम से कम करूं, अपने खर्चे कम से कम करूं, ताकि उसको नुकसान कम से कम हो। आज के बजट में जो मैं मानता हूं एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, आज से पहले जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेप उठाया था कि जो भी व्यक्ति किसी को भी नई जॉब देगा, एम्प्लॉयमेंट देगा, तो उसको 194 सेक्शन जो था उसमें सरकार ने उसको मदद दी थी कि अगर आप किसी को भी नौकरी दोगे, बेरोजगार को रोजगार दोगे, तो आपको आपके टैक्स पे करते वक्त, कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए विशेषता कहा गया था, टैक्स पे करते वक्त आपको क्या होगा, आपका बेनिफिट उसमें मिल जाएगा, आपको रिबेट मिल जाएगी। तो मैं ये मानता हूं कि सरकार हो सकता है कि आज एम्प्लॉयमेंट सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए कुछ ऐसे इनिशिएटिव ला सकती है जिसमें अगर कोई भी कॉर्पोरेट, कोई भी व्यक्ति किसी बेरोजगार युवा को, बेरोजगार व्यक्ति को अगर नौकरी देता है, उसको व्यवसाय करा, कुछ भी है, तो वहां पर सरकार उसके लिए कहीं ना कहीं टैक्स की दरों में रियायत दे सकती है। तो एमएसएमई के लिए यहाँ पर मोहित, जो एमएसएमई के लिए फिर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सरकार उन पर ज्यादा फोकस रखेगी, छोटे मझोले उद्योगों पर, ताकि वो और लोगों को रोजगार दे पाए। उद्योग जो होते हैं ना, वो बहुत बड़ा एक बजट नहीं रखते अपने पास सैलरी देने के लिए जी। वो बहुत बड़ा, ज्यादा लोगों को रोजगार नहीं दे सकते, ज्यादा से ज्यादा रोजगार जो सकते हैं वो लार्ज कॉर्पोरेट देते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि जो लार्ज कॉर्पोरेट सेक्टर है, रियल एस्टेट सेक्टर हो गया, जैसे जहां पर ज्यादातर लेबर यूज होती है, यहां पर सरकार फोकस कर सकती है कि उनको वहां पर अगर कोई भी बेरोजगार युवा को, बेरोजगार व्यक्ति को अगर नौकरी देगा, उसको रोजगार देगा, तो वहां पर उसकी टैक्स दरों में या टैक्स के लिए उसको बेनिफिट देगा। एमएसएमई जो आप कह रहे हो, एमएसएमई में मानता हूं सरकार एमएसएमई के लिए बहुत बड़ा राहत पैकेज अनाउंस करेगी, जरूर करेगी, बट वो बेरोजगार को देखते हुए नहीं, पूरी एमएसएमई सेक्टर को, इकोनॉमी में देखो, जिसमें हो सकता है कि रोजगार का भी 1 या 2 पॉइंट उसमें सरकार एमएसएमई में दे। जी, यहाँ पर आर के आर्या जी,
क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कोरोना के बाद से वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा और लगभग लोग जो हैं वर्क फ्रॉम होम के कल्चर में अब ढल चुके हैं, चाहे वो सरकारी जॉब वाले हों या निजी कंपनी वाले हों। तो ऐसे में यहाँ पर ये भी उम्मीद की जा रही है 80C का दायरा जो है वो बढ़ाया जा सकता है। ऐसा है कि रिजर्वेशन पॉलिसी है, ये हाई कोर्ट ने चैलेंज कर दिया है जी। आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, एनी पर्सन कैन लिव एनीवेयर इन इंडिया। इसीलिए ये जो 50,000 से कम वाली एम्प्लॉयमेंट थी, 50,000 तक था हरियाणा का, उसको अब 30,000 तक कर दिया है। उसका कारण ये है कि 50,000 में प्रोफेशनल वर्कर्स, जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, वो माइग्रेट होते हैं और 30,000 एक पीएन की सैलरी होती है। क्योंकि अनस्किल्ड वर्कर और सेमी स्किल्ड वर्कर ज्यादा हैं, तो सरकार ने लेजिस्लेशन को अमेंड करके उसको 30,000 कर दिया है, ताकि जो अनस्किल्ड वर्कर्स है वो हों। दूसरी बात, एमएसएमईज जो थी 45 लाख आउट ऑफ 6.5 करोड़। देखिए हिसाब सीधा सीधा है, 6 करोड़ 33 लाख एमएसएमईज हैं, जिसमें जो माइक्रो हैं वो है करीब 98.2% और टोटल इनमें काम करते हैं 12 करोड़ लोग, 11 और 12 करोड़ के बीच में। इसका मतलब 2 पर्सन्स पर कंपनी है, पर एमएसएमई है। माइक्रो यूनिट ज्यादा हैं। माइक्रो आर.के. आर्य जी, यहाँ रोकना चाहूंगी। एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बड़ी अपडेट दर्शकों को दे दें, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। थोड़ी देर में बजट पेश किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है, जिसमें मंजूरी मिल चुकी है बजट को और अब थोड़ी देर बाद वित्त मंत्री की तरफ से इस बजट को पेश किया जाएगा। पेपरलेस इस बार का बजट होगा। वित्त मंत्री चौथा बजट इस बार अपना पेश करने वाली है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बड़ी अपडेट यही इस वक्त सामने आ रही है। आर.के. आर्य जी, एक बार फिर से आपके पास लौटना चाहूंगी और अपनी बात को पूरा करें सर। तो जो माइक्रो यूनिट्स हैं, सबसे ज्यादा 2 पर्सन्स पर यूनिट काम कर रहे हैं इंडिया के अंदर। सेल्फ अकाउंट्स की हैं, ये ओन अकाउंट बोलते हैं, ओन अकाउंट स्कीम बोलते हैं। इनका अपना पैसा होता है और अपने से ही चलाते हैं। कोरोना के दौरान में ये डिसरप्शन हो गया कि सब फैक्ट्रियां बंद हो गई, लॉकडाउन हो गया, माइग्रेंट वर्कर चले गए और सिटी से भी लोगों ने भगा दिया उनको कि ये क्राउडिंग हो रही है, हम कोरोना से आहत हो रहे हैं। तो वो फैक्ट्रियां ना दोबारा चालू हुई हैं, ना उनके पास पैसा है, लिक्विडिटी। उनको होल्ड करने का एक ही तरीका है, जो सरकार ने 4.5 लाख करोड़ का दिया था, क्रेडिट गारंटी दी थी, उसमें लगभग 2,65,000 करोड़ खपत हो चुका है और दूसरी कंपनीज ने नहीं लिया। वो थी टोटल 45 लाख कंपनी, जिनको वर्किंग कैपिटल 20% के हिसाब से दिया था। और इसके बाद सरकार ने पीएलआई के माध्यम से 13 सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, जिससे उनको 4 से 6% का इजाफा मिलता है सरकार की तरफ से कि यदि आप अपनी स्केलिंग करोगे, ज्यादा प्रोडक्शन करोगे, तो हम आपको उसमें से देंगे, जिसके कारण से एक्सपोर्ट जो है इस बार $400 बिलियन हुआ है। अगर एक्सपोर्ट का मोमेंटम मेंटेन रहता है तो एम्प्लॉयमेंट काफी जनरेट होगी। और दूसरा, सरकार अभी कुछ देर में ही, जब आप निर्मला सीतारमन को देखोगे, वो ये कहेगी कि हम एमएसएमईज जो बिल्कुल छोटे उद्योग हैं, उनको कहीं ना कहीं फिनटेक से, जो पेमेंट बैंक्स हैं, पेमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, अभी सरकार ने 1-2 साल पहले नॉन बैंकिंग फाइनेंस को आरबीआई के अंडर लेने की कोशिश की थी और उसका खाका तैयार हो चुका है, ताकि सभी एमएसएमईज को किसी तरह से लोन मिल सके, जिसके अंदर हो सकता है 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का हो। पहले सरकार ने एक स्कीम चलाई थी कि 1 करोड़ का जो लोन है वो 59 मिनट में ही सैंक्शन हो जाएगा। क्योंकि अब डिजिटाइजेशन काफी स्ट्रॉन्ग है और जो डेटाबेस है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। फिनटेक ने पिछले दिनों में अच्छा काम किया है, लगभग 5-6 लाख करोड़ का उन्होंने फाइनेंसिंग की है।
अगर ऐसी स्थिति होती है और सरकार जो है माइक्रो फाइनेंस को भी उसका भी एम्बिट बढ़ाने वाली है, स्मॉल स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है उसका भी एक या दो बैंक, जैसे कि पहले बंधन बैंक था जी। उसको सेटअप किया था 6-7 साल पहले और उसका अच्छा काम चल रहा है। इस तरह से नॉर्थ इंडिया में भी, क्योंकि अभी जो लीडिंग स्टेट है उत्तर प्रदेश है, उसकी हालत बहुत खराब रहती है बिजनेस के मामले में, तो सेंटर वहीं पे होना चाहिए स्मॉल फाइनेंस बैंक का, क्योंकि वहां पर लोन की डेलिक्वेंसी बहुत ज्यादा है, लोन वेवर मांगते हैं लोग, बिजनेस वहां स्टेबल नहीं है, इसलिए यूपी एक सेंटर बन नहीं पा रहा। हरियाणा का कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि हरियाणा में अनस्किल्ड वर्कर बहुत कम है, यहां पर ज्यादातर स्किल्ड वर्कर है। हरियाणा में इंडस्ट्रीज का जो सेंटर्स हैं, जो कंसंट्रेशन है वो भी एक या दो डिस्ट्रिक्ट्स पे है। ये कह लीजिए कि यमुनानगर, अंबाला, पानीपत और ये गुड़गांव, ये कुछ ऐसे सेंटर्स हैं जिसमें स्किल्ड वर्कर्स काम करते हैं और उनकी संख्या करीब 10-1 लाख की है। और जहां तक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का सवाल है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में करेगी, तो सरकार जो है उसको एक तो मनरेगा में 1 लाख करोड़ से ऊपर रखना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार 76,000 करोड़ रह गया और इससे पहले साल 1,11,000 करोड़ था, क्योंकि जो माइग्रेंट वर्कर्स थे वो सारे ट्रांसफर हो गए थे और वो अभी भी वहीं रह रहे हैं, वो लौटे नहीं है। और जो हम इंडस्ट्रीज की वीकनेस देख रहे हैं, माइक्रो इंडस्ट्रीज की, उनके पास स्किल्ड वर्कर अब नहीं मिल पाए, क्योंकि जो लोग पहले बिहार से, मध्य प्रदेश से या उत्तर प्रदेश से आए थे, वो अब क्योंकि उनको राशन भी मिल रहा है और मनरेगा में भी करीब 212-13 रुपए जब काम करते हैं हस्बैंड वाइफ, तो उनको भी वहां से मिल जा रहा है और राशन का भी, एडिबल ऑयल भी मिल रहा है और चना भी मिल रहा है, 7 किलो के आसपास बैठता है वो। तो कहने का मतलब ये है कि अब वो सिटीज में आने में रिलक्टेंट है, क्योंकि किराए की हुई बात, और स्वच्छ भारत अभियान में स्लम पे भी सरकार नहीं रहना दे रही, एनक्रोचमेंट भी अभी आपने देखा होगा कि एनसीआर रीजन में 10,000 फैमिलीज फरीदाबाद से उठा दी, तो वहां पे बुलडोजर चल गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो स्किल्ड की शॉर्टेज भी रहेगी, उससे माइक्रो इंडस्ट्रीज एज इट इज खड़ा होना मुश्किल है। वर्कर्स वापस चले गए, जो ओनर्स हैं वो कुछ ना के लिए कुछ कहीं और ना काम कहीं कर अभी सकते भी हैं। परेशानी है। बिल्कुल सर, यहाँ पर उपाध्याय जी, जिस तरीके से हमने देखा कि हमने बेरोजगारी को लेकर बात की, आपके मुताबिक अगर देखा जाए तो बेरोजगारी को लेकर किस तरीके से देखते हैं, और इस बार के बजट से अगर बेरोजगारी को लेकर, इसको खत्म करने को लेकर उम्मीद की जाए तो किस तरीके की उम्मीद आप करते हैं? देखिए, बेरोजगारी की समस्या एक विकराल समस्या है। हमारा युवा बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगार है, जो एक चिंता का विषय है देश के लिए, और ये नेगेटिव भी जाता है। अगर इनको काम मिलेगा तो ये कहीं न कहीं राष्ट्र को आगे बढ़ाने में बहुत मददगार साबित है। लेकिन हो क्या रहा है, कहाँ रोजगार पैदा हो? कोई नई इंडस्ट्री नहीं लग रही है, और कोई नई इंडस्ट्री नहीं लगेगी तो नए रोजगार पैदा नहीं होंगे, बल्कि रोजगार और घटा है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हम बात करें तो पहले जहां मैनुअली होता था, आज मैकेनाइज हो गया है। चाहे रोड पर देख लीजिए, पहले एक रोड बनती थी तो वहां आपको 100-200 लेबर काम करती हुई मिल जाती थी। आज क्या है, मशीनीकरण का युग है, तो बहुत सारे काम मशीनों से होने लगे, तो वहां भी लेबर की कंजम्पशन कम हो गई है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हम उम्मीद करते थे कि बहुत बड़े रोजगार पैदा होंगे, वो रोजगार उतने पैदा नहीं हो रहे। और देखिए, कोरोना काल में सबकी एक कॉस्ट कटिंग की है, जैसे कि अभी हमारे मित्र ने बताया, बच्चे ने कि मोहित जैन ने, तो हालात क्या हो गए, सबने कॉस्ट कटिंग की तो क्रम से अभी लोगों को निकाला, तो वो भी बेरोजगार। पहले ही बेरोजगारी की दर इतनी ज्यादा थी, उसके बाद कोरोना महामारी के दौर में बहुत सारे लोगों को और अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है। तो उसको किस तरह एडजस्ट किया जाए, उसको किस तरह काम मिले, और ये एक दिन में संभव नहीं है। आंकड़ों की बाजीगरी देखने से तो ये लगेगा कि भी सरकार ने समस्या का निराकरण कर दिया है, लेकिन यथार्थ के धरातल पर रोजगार कैसे मिलेगा? सिर्फ ये कह देने से कि भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, एमएसएमई को पैसा दे दिया है और अब सब इतने रोजगार के अवसर, अब तो मैं देख रहा हूँ प्रचार होता है कि भी हमने इतने रोजगार दिए हैं, कहाँ दिए हैं ये जो कुछ नहीं पता है।
इतने % ये बढ़ गया है तो यहाँ इतना रोजगार हो गया, वहां इतना रोजगार, जबकि जो जमीनी हकीकत है स्थिति वो ये है कि रोजगार घटे हैं, लोगों की बेरोजगारी बढ़ी है और लोगों की जेब में पैसा नहीं है। बिल्कुल, यहाँ तक कि सरकारी भर्तियां नहीं हो रही है। इससे पहले राज्यसभा में राज्य मंत्री जितेंद्र की तरफ से भी जानकारी दी गई थी कि 8 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं जिनको भरने की कोशिश अभी तक नहीं की गई। तो कहीं ना कहीं सरकार भी इसमें यहाँ पर पीछे दिख रही है रोजगार देने में, सरकारी जो पद खाली पड़े हैं उनको भरने में। देखिए, सरकारों का क्या हो गया है कि वो टालने की कोशिश करती है। आज एक वैकेंसी निकालेंगे, उसके बाद वो टालेंगे उसको और 3 साल बाद फिर उसका एग्जाम होगा, फिर वो रिजल्ट को भी कहीं ना कहीं हो जाएगा, पेपर आउट हो गया तो दोबारा से वो होगा। मतलब सरकारों का जो ढुलमुल रवैया है वो ये हो गया है कि भी 5 साल का मैं अपना कार्यकाल निकालूं, इसमें न तो किसी को नौकरी दूं, न अपने खर्चे बढ़ाऊं, दूसरा आएगा वो देखेगा, फिर दूसरा आता है वो देखता है, वो कहता कोर्ट में डलवा दो, तो मेरे कोर्ट में चला गया मामला, वो ज्वाइनिंग ही नहीं हो पाती। तो एक दिखावा रह गया है। जब तक आप ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, किसी ईमानदारी से जो भी खाली पद है इनको नहीं भरेंगे और नई इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे, जो छोटे मोटे उद्योग धंधे MSME की बात होती है उनको मजबूत नहीं करेंगे तो रोजगार के अवसर पैदा सिर्फ कागजों पर तो हो जाएंगे, लेकिन यथार्थ के धरातल पर रोजगार नहीं मिलेगा, और रोजगार नहीं मिलेगा जनता में असंतोष बढ़ेगा और देश भी बहुत आगे तरक्की नहीं कर पाएगा। तो सरकार की जो प्राथमिकता होनी चाहिए वो रोजगार होना चाहिए। और रोजगार देखिए जब होगा तो जेब में, बार बार कहता हूँ, जब मेरी जेब में पैसा होगा, मैं परचेजिंग पावर मेरी होगी तो मार्केट में अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। आज क्या है कि पैसा है नहीं तो हर आदमी, जैसे कंपनियों ने अपना कॉस्ट कटिंग कर दी, उस तरह से गृहिणी ने भी अपना जो घर के खर्चे हैं वो कम कर दिए, तो कंजम्पशन कम होती जा रही है। तो मार्केट कहाँ से उठेगा? मार्केट तो जब ही उठेगा ना जब लोगों की जेब में नकदी होगी, पैसा होगा। पैसा कहाँ से आएगा? बिल्कुल, पैसा रोजगार से आएगा। और रोजगार देने में सरकार कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रही। और ये बात अलग है कि दोषारोपण होता है कि उसने नहीं किया, इसने नहीं किया, जिसने नहीं किया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमें अपने ऊपर देखना होगा कि हम कितने रोजगार दे पा रहे हैं। ये अच्छी बात है कि भी निर्यात पर हमारा थोड़ा सा एक अच्छा फोकस रहा और अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं, और अच्छा सौदों का भी होने लगा है कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल का सौदा हुआ है। तो हमें देखिए आज के युग में है क्या, कोई भी राष्ट्राध्यक्ष आता है हमारे यहाँ आके कुछ कुछ बेच के चला जाता है। अब जो संबंध है वो व्यावसायिक हो गए। हमारी प्राथमिकता भी यही होनी चाहिए। बिल्कुल, अब हमारे दोस्त कौन है बिल्कुल उपाध्याय जी, अब देखना होगा क्योंकि बिल्कुल रोजगार पर कितनी प्राथमिकता यहाँ पर सरकार की रहेगी, अब से थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सवाल आर्या जी आपसे, टैक्स फ्री इनकम का दायरा बढ़ सकता है क्या? हालातों को देखते हुए क्या ये बढ़ाया जा सकता है? क्योंकि आपने बताया कि GST से तो सरकार की अच्छी कलेक्शन हो रही है, इससे हालांकि इतनी नहीं है, लेकिन क्या इस बार टैक्स फ्री इनकम का दायरा बढ़ सकता है? क्योंकि 2014 में इनकम टैक्स की छूट 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख की गई और इसके बाद इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि 2020 में एक नई व्यवस्था आई थी, लेकिन ज्यादा लोगों ने उसको अपनाया नहीं, वो ऑप्शनल के तौर पर थी। उसमें एग्जाम्पशंस और डिडक्शंस बहुत कम हो गई थी, करीब 70 एग्जाम्पशन डिडक्शंस कम हो गई थी। इसीलिए सरकार को वो पेश करना पड़ा था। परंतु सभी लोग आप देखिए कि सब डिडक्शंस चाहते हैं, एग्जाम्पशंस चाहते हैं, अपना पर्सनल एक्सपेंडिचर करके सरकार से लेना चाहते हैं। तो अब इस बार क्या ऐसा हो सकता है? इनकम टैक्स नहीं, सरकार इसको बिल्कुल नहीं करेगी। और उसमें जो GST है वो सरकार को चुभता है, क्योंकि ये जो है रिग्रेसिव टैक्स है। आप जितनी भी कंजम्पशन करते चले जाएंगे आपका GST का खर्चा बढ़ता चला जाएगा। इससे देश पूरे वर्ल्ड में बदनामी हो रही है कि ये जो GST की इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है जो कि रिग्रेसिव टैक्स है और इनकम टैक्स से, और इसमें काफी कंट्रीज ने कमेंट किया है कि क्या सरकार ये समझती नहीं है या इकोनॉमिस्ट नहीं समझते हैं कि रिग्रेसिव टैक्स जो है डायरेक्ट टैक्स मीन पर्सनल टैक्स से बहुत ज्यादा है। कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो वन साइडेड हो गया, क्योंकि डिवाइड हो गए कंजम्पशन वाले। एक तो जो है बहुत ही लेविश एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, जैसे कि आप कह लीजिए सिटीज के अंदर टोटल 32% अर्बनाइजेशन है, 20% ऐसे लोग हैं जिनका कंजम्पशन कभी खत्म ही नहीं होता।
और अब जो 55% का जो रेट है कंजम्पशन का, उसमें जो है 23% रूरल एरिया से आ रहा है और करीब 77% जो है वो अर्बन एरिया से कंजम्पशन आ रही है, तब जाके वो 55% बनता है। जबकि रूरल एरिया के अंदर करीब 80 करोड़ लोग रहते हैं और शहरों में करीब 45 से 50 करोड़ रहते हैं, वो भी क्राउडेड सिटीज को अगर लेते हैं। परंतु कंजम्पशन जो प्राइवेट कंजम्पशन है वो रूरल एरिया से ज्यादा डिपेंड करती है, और क्योंकि इनकम के सोर्स घट गए, सरकार को फूड देना पड़ रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, और सब चीजें उस तरह से ट्रांसफर के लिए चल रही है, वेलफेयर ट्रांसफर की स्कीम चल रही है, लोन वेवर चल रहे हैं। तो जब तक आप रूरल बेस को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, या जो मिडिल इनकम या लोअर मिडिल इनकम है अर्बन का, उनकी आय के साधन अगर सशक्त नहीं होंगे तो कंजम्पशन भी नहीं बढ़ेगा। और जहां तक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तभी आती है जब कंजम्पशन स्ट्रॉन्ग होती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो सरकार कर दिया, मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर 7 लाख करोड़ के आसपास कर देगी, परंतु इंडस्ट्री लगेंगी तभी जब डिमांड आएगी। अभी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है 60 to 65% के बीच में है, और 70 से 72% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन चाहिए। और जहां तक डिस्प्लेसमेंट का सवाल है कि वर्कर्स जो है नहीं लग पा रहे, इसलिए नहीं लग पा रहे नहीं है कि वहां पर वो टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया, उस तरह से नहीं हो पा रहे। अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स तो देश में आया ही नहीं है, अभी तो पुरानी इकोनॉमी ही चल रही है। परंतु ओवरऑल जो स्किल्ड वर्कर्स हैं वो वीक हैं, और जो एम्प्लॉयबिलिटी है 100 ग्रेजुएट्स में सिर्फ एम्प्लॉयबल 9 है। 9 में भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 9% है। तो इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि केवल 7 लोगों को 100 में से एम्प्लॉयमेंट मिलती है यहाँ पर। एम्प्लॉयबिलिटी का रीजन ये है कि वो एम्प्लॉयबल इसलिए नहीं है कि क्योंकि जो इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हैं, जो वोकेशनल कॉलेजेस खुले हैं, वो सिर्फ प्रॉफिटेबल हैं, वो फीस ले लेते हैं, परंतु उनके पास कोई ऐसा माध्यम नहीं है कि वो उस नॉलेज को सशक्त कर सकते। इंजीनियरिंग कॉलेज ले लीजिए, पॉलिटिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक के कॉलेज ले लीजिए, वोकेशनल कॉलेज ले लीजिए, ये सारे एम्प्लॉयबिलिटी नहीं बढ़ा रहे क्योंकि स्टूडेंट्स की मेरिट नहीं इंप्रूव हो पा रही। और जहां तक सरकारी वैकेंसीज का सवाल है वो लगातार रिड्यूस होनी है, क्योंकि मार्केट रिफॉर्म इसी को ही कहते हैं कि डाउन साइजिंग जो है हमेशा करते रहना है। इसीलिए सरकार ने पुलिस की वैकेंसीज खाली छोड़ रखी हैं, वहां पर एडहॉक जो है होम गार्ड को 10,000 के ऊपर लगा रहे हैं, नर्सिस जिसको 22,000 पे सैलरी मिलनी चाहिए उसको 7,000 पे लगा रखा है, आशा वर्कर को 4,000 पे लगा रखा है। तो सरकार का कोई मंशा नहीं है उस तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की, क्योंकि सरकार कोशिश कर रही है कि लगातार जितनी प्राइवेटाइजेशन हो जाए अच्छी बात है, और प्राइवेट सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो सरकार ये एक्सपेक्ट करती है कि 70% हो और 30% ही पब्लिक सेक्टर हो। वो नहीं चाह रही स्कूल खोलना, प्राइवेट स्कूल जो है, इसीलिए तो आप देख रहे हैं कि जो नए टाउन बनते हैं, एक एरिया के अंदर 10-10 स्कूलों को परमिशन दी जाती है, उधर से भी सरकार लुटाए, लैंड को भी दे, और उसके बाद फिर अपने भी खोले और उसमें बच्चे पढ़ने आए ना पाए। आप जो दिल्ली का देख रहे हैं कि वहां पे जो सरकारी स्कूलों की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, वो इसलिए बढ़ गई है क्योंकि उन्होंने टीचर से और डिप्टी डायरेक्टर से काम लेना शुरू कर दिया, बिल्डिंग्स को इंप्रूव कर दिया, तो वो प्राइवेट स्कूल से भी बढ़िया होने लग गए। अब थोड़े दिनों में 3-4 साल में देखोगे कि प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट्स आ रही हैं उसकी वजह से। और जो इलेक्ट्रिसिटी जो बिल माफ किए गए पंजाब के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर, 800 बिलियन डॉलर का जो फिर से उनका लोन है फिर से चढ़ गया है, उसको चुकाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार की नाकामियां जो है वो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से ये सरकार जो है उस तरह से नाकामयाब होती दिख रही है। जी
बिल्कुल, यहाँ पर बहुत बड़ी अहम बात आपने की है कि सरकार की तरफ से जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है उसके पीछे यहाँ पर मंशा जो है वो आपने यहाँ पर स्पष्ट तौर पर बता दी है। RK आर्या जी से मैं बात कर रही थी, यहाँ पर उपाध्याय भी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, यहाँ पर जिस तरीके से ये कहा जा रहा था सरकार की तरफ से कि 2025 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम अचीव करेंगे, एक टारगेट लेकर कह सकते हैं कि सरकार जो है चल रही है। अब इसमें 1 साल और कम हो गया है और आज बजट आने वाला है, तो क्या लगता है कि उस टारगेट के हम अगर हम देखें सरकार और पास पहुंच पाई है या और दूर हो गई है? देखिए, आंकड़ों के हिसाब से सरकार उसको ये दिखाने की कोशिश करेगी कि हमने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी कर दी है, लेकिन देखिए सिर्फ कागजों में दिखाने से और कह देने से नहीं होगा। जैसा कि अभी हमारे मित्र बता रहे थे, सरकारों की नाकामियां बहुत सारी हैं और उसका खामियाजा जनता को उठाना पड़ता है। प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं, प्राइवेटाइजेशन किसी मर्ज का इलाज नहीं है कि सब कुछ बेच देंगे, सरकारें किस लिए रहेंगी। और घर के सामान बेच के घर का खर्च चलाना एक आम आदमी की भाषा में वो अच्छा नहीं माना जाता है। यानी आप जिस तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं, जिस तरीके से आप सरकारें चला रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह उठता है। आप बात तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कर देंगे, इसलिए रोजगार दे देंगे, किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे, लेकिन जब इन सबका मूल्यांकन होता है यथार्थ के धरातल पर जब हम जाके देखते हैं तो किसान भी परेशान दिखता है, युवा भी परेशान दिखता है, उद्योगपति परेशान दिखता है। अगर सरकारें ऑनेस्टली काम कर रही हैं तो असंतोष है क्यों? हर वर्ग में असंतोष है, तो ये सरकारों की नाकामयाबी की वजह से। मैं तो फिर यही कहूंगा कि सरकारें चाहें अगर ईमानदारी से, इच्छा शक्ति से काम करेंगी तो रोजगार भी पैदा होंगे और सरकार की माली हालत भी अच्छा होगी और आम जनता की माली हालत भी अच्छा होगी। हम ईमानदार कोशिश नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं और ये मैनिपुलेशन ही लेके डूबता है। हम ये कह देते हैं कि नहीं भैया MSP सब कुछ ठीक है, उसने इतना रोजगार दे दिया, लेकिन रोजगार है कहाँ? यथार्थ में आपको उन सबको देखना पड़ेगा और जब तक अंतिम व्यक्ति तक बजट का फायदा या सरकार का फायदा नहीं पहुंचे तब तक वो फायदा बेईमानी हो जाता है। आप कॉर्पोरेट टैक्स आपने लगाए, अच्छा है, मैं कोई कॉर्पोरेट का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जितनी चिंता आपको कॉर्पोरेट की रहती है उतनी आम जनता की भी रहनी चाहिए और कॉर्पोरेट को भी मजबूर किया जाना चाहिए। आज होता क्या है कि वो जो सरकार की स्कीम है उनको तो ले लेते हैं लेकिन आगे जनता को पास ऑन नहीं करते। मानिए किसी चीज पे हमने GST कर दिया, दूसरा कहीं कोई हमने वो दे दिया, लेकिन आम जनता तक क्या उसका बेनिफिट पहुंचा? वो भी तो आंकलन होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। तो बजट में बहुत सारी चीजों का प्रावधान करने की जरूरत है। देखिए, एक जनरल सा उदाहरण दे दूं, आलू 2 रुपए किलो किसान जो पैदा करता है उसे 2 रुपए किलो मिलता है, लेकिन वही मार्केट में आके 20 रुपए किलो बिकता है। तो कहीं कैपिंग नहीं है, यानी व्यवस्था का फेल्यूर मानता हूं मैं। अगर सिस्टम हो तो सिस्टम नहीं है किसी भी चीज के लिए, न रोजगार के लिए है न बाजार के लिए है, कहीं कोई सिस्टम नहीं नजर आता है। सिस्टम का फेल्यूर हर जगह दिखता है और उसी का परिणाम है कि हम बजट में घोषणाएं तो बहुत सारी करते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति को ध्यान में रखकर हम घोषणाएं करते हैं उस व्यक्ति का कितना कल्याण हुआ, उसको कितना बेनिफिट मिला, ये भी आंकलन बहुत जरूरी। बजट में उम्मीद सबको है, मैं भी उम्मीद करता हूं, पूंजीपति भी उम्मीद करते हैं, लेकिन मैं दर्शकों को फिर यही समझाने की कोशिश करूंगा कि देखिए, सरकार के पास भी एक लिमिट होती है। पैसा जितना है उतना ही खर्च कर पाएंगे। सरकार के पास भी कोई बहुत ज्यादा फंड्स नहीं है कि वो सबको संतुष्ट कर पाए, सबको संतुष्ट करना संभव नहीं है, लेकिन जहां जहां नेसेसिटी है वहां उसे काम करना होता है। देखिए, आज जो सबसे ज्यादा प्राथमिकता है वो यही है कि भी सरकार रोजगार पैदा करे, रोजगार सृजन करे। अगर सरकार यही ढुलमुल नीति अपनाती रहेंगे और रोजगार पैदा नहीं होंगे तो राज्यों के लिए और देश के लिए एक विकराल समस्या पैदा हो जाएगी। अभी वो बच्चा कह रहा था कि भी हरियाणा ने कर दिया 50% यहीं के लोग रखेंगे। अरे भाई, बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ इंडस्ट्री नहीं है, वो लोग कहाँ जाएंगे? क्या भूखे मरेंगे? कहाँ हम राष्ट्र की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, और फिर राजनीति के लिए ये राजनीति के हिसाब से अच्छा फैसला हो सकता है कि सरकार वहां पर अपना एक वाहवाही लूटे, लेकिन राष्ट्र के परिदृश्य में आप देखेंगे अगर हर स्टेट यही कर देगा
कि भी मैं अपने ही लोगों को रोजगार दूंगा, बाकी स्टेट से जो आए सबको भगा दूंगा, तो देश एक कहाँ रह जाएगा, कहाँ राष्ट्र रह जाएगा। राष्ट्रवाद की धारणा पे बहुत बड़ा कुठारघात होगा। तो ये नहीं होना चाहिए। देश है, किसी राज्य में ज्यादा इंडस्ट्री है, जी बिल्कुल, यहाँ पर इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो यहाँ पर जिस तरीके से उम्मीदों के बजट को लेकर हम बात कर रहे हैं, अब से थोड़ी देर में जो है बजट भी पेश करेंगी दोनों ही सदनों की। जो है यहाँ पर अहम जानकारी आपको दे दें कि लोकसभा की कार्रवाई जो है वो शुरू हो गई है, वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।